पीरियोडिसिटी, टॉपिक लिखें बेटा नाम इसका केमिकल पीरियोडिसिटी। बेटा पीरियोडिसिटी का मतलब पता है क्या होता है? पीरियोडिसिटी का मतलब ये होता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ का रिपीट होना आफ्टर सम इंटरवल। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि पहले पीरियोडिसिटी का मतलब आप समझ लें। रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर अ स्पेसिफिक इंटरवल। फॉर एग्जांपल लिथियम है बेटा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन एंड सोडियम। बेटा देखें जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर अगर आप केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो लिथियम के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? एक। हाँ बेटा, जी सर। तो अब देखिए लिथियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम के पास दो, बोरॉन के पास तीन, कार्बन के पास फोर, नाइट्रोजन के पास फाइव इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, ऑक्सीजन के पास सिक्स हैं, फ्लोरीन के पास सेवन हैं, नियॉन के पास एट हैं। अब सोडियम के पास दोबारा कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वैलेंस शेल में? एक। तो ये लिथियम और सोडियम की केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं या नहीं हो रही आफ्टर अ स्पेसिफिक इंटरवल? हो रही है सर। हाँ, तो बेटा इस प्रॉपर्टी के रिपीट होने को हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी, कि जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही हो। ठीक है, तो हमने बेसिकली बेटा यहाँ पर ट्रेंड्स पढ़ने हैं पीरियोडिसिटी के अंदर हम। सर जी बेटा। सर लेकिन शेल नहीं चेंज हो रहा। बेटा शेल तो चेंज हो रहा है, मैं केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो वैलेंस शेल में एक ही है ना। सारी प्रॉपर्टीज तो जी सेम नहीं रहेंगी, जिस तरह मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तो सेम नहीं रहेगा बेटा, वो तो चेंज होगा। लेकिन बास प्रॉपर्टीज़ जो हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो सेम रहेंगी, जिस तरह के इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा बेटा, अब इस टॉपिक के अंदर हमने ट्रेंड्स पढ़ने हैं पीरियड के अंदर, कि जब आप लेफ़्ट टू राइट, आपको सब बच्चों को पता होना चाहिए बेटा कि पीरियड क्या होते हैं लेफ़्ट टू राइट्स, और ग्रुप्स क्या होते हैं टॉप टू बॉटम। तो अगर मैं सेकेंड पीरियड की बात करूं, सेकेंड पीरियड, तो बेटा सेकेंड पीरियड में हमारे पास जो एलिमेंट्स आएंगे, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। बेटा ये लेफ्ट टू राइट जो है इनको पीरियड्स बोलेंगे। टॉप टू बॉटम जो लाइंस होंगी, जिस तरह लिथियम के नीचे सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये वर्टिकल लाइंस ग्रुप्स होते हैं, हॉरिजेंटल लाइंस पीरियड्स होते हैं। तो हमने बेटा यहाँ पर ट्रेंड पढ़ना होगा पीरियड के अंदर कि लेफ़्ट टू राइट क्या होगा, एटॉमिक साइज के साथ क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के साथ क्या होगा, कंडक्टिविटी के साथ क्या होगा। तो बेटा एक चीज़ याद रखिएगा कि जो ट्रेंड एक पीरियड में होगा वही ट्रेंड दूसरे पीरियड में भी फॉलो होगा। सपोज आपने एक ट्रेंड सेकंड पीरियड में पढ़ा है ना, तो थर्ड पीरियड में भी बेटा सेम ट्रेंड, सेम रीजंस आप बताएंगे। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एटॉमिक साइज से। ट्रेंड इन द एटॉमिक रेडियस, ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियस। अच्छा बेटा देखें, एटम का जो साइज है ना, वो आप कैसे मेजर करते हैं? एटम का साइज हम मेजर करते हैं बेटा दो न्यूक्लियाई के दरमियान का डिस्टेंस एंड डिवाइडेड बाय टू। अभी इसकी आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या बता रहा हूँ। सपोज ये लिथियम है बेटा, मुझे ये बताएं कि लिथियम का स्ट्रक्चर, लिथियम का जो बेटा मेटल का स्ट्रक्चर होता है, मुझे ज़रा बताइएगा, क्या मेटल का स्ट्रक्चर आप लोगों ने ऐसे पढ़ा हुआ है कि पॉजिटिव आइन एंड डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन बेटा, कि पॉजिटिव आइन होंगे एंड डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन होंगे? बेटा यही पढ़ा हुआ है मेटल का स्ट्रक्चर? जी सर। अच्छा, अब बेटा मैंने आपको ये कहा कि जब भी आपने किसी एटम का रेडियस फाइंड आउट करना होगा ना, तो आपने पता है क्या करना है? आपने दो एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। और बेटा इसको अब रेडियस बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस डिस्टेंस को डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा? टू। डिवाइडेड बाय टू। तो जब मैं इसको डिवाइड बाय टू करूंगा तो बेटा मेरे पास एक मेटल का रेडियस आ जाएगा या नहीं आ जाएगा?
जी बेटा, आ जाएगा। क्या मैं इसको मेटेलिक डायामीटर कह सकता हूँ बेटा? इस बात से आप लोग एग्री करते हैं अगर मैं इसको मेटेलिक डायामीटर कह दूं? और अगर मैं सर डिवाइड डायामीटर कह रहा हूँ ना, रेडियस नहीं कह रहा बेटा। सर आप डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं, फिर तो रेडियस ही कहेंगे ना। बेटा नहीं किया, कहाँ किया अभी मैंने? अभी तो मैंने इस एरो को बताया कि ये जो एरो है, क्या इसको मैं मेटेलिक डायामीटर कह सकता हूँ? जी कह सकते। और अगर मैं बेटा इसको डिवाइडेड बाय 2 या मल्टीप्लाई बाय 0.5 कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा? मेटेलिक रेडियस। बेटा कोई प्रॉब्लम है मेटेलिक रेडियस टर्म में? कि मेटल के दो न्यूक्लियाई के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे? मेटेलिक रेडियस। ठीक है भाई? मेटल्स के दो न्यूक्लियाई के दरमियान का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2, उसको क्या बोलेंगे बेटा आप? बेटा बोलें, शाबाश बताएं, इसको क्या कहेंगे? मेटेलिक रेडियस। अब बेटा देखें, अब यहाँ पर ना असल में आपको मैंने 3 रेडियस की टाइप्स बतानी है। एक होता है मेटेलिक रेडियस, एक होता है कोवेलेंट रेडियस, और एक होता है बेटा वेंडरवाल रेडियस। ये बेटा E1 का कोई स्टूडेंट है तो ज़रा मरियम को बताएं कि क्लास तो स्टार्ट हुई हुई है। हाँ जी बेटा, E1 का कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है यहाँ पर? E1 का? एक मिनट बेटा, असल में ये लिंक मैंने शेयर नहीं किया और एक क्लास अभी एंटर ही नहीं हुई। वेट। अच्छा बेटा देखिए, यहाँ पर अभी मैंने आपको सिर्फ एक चीज़ बताई है कि मेटेलिक रेडियस किसको बोलते हैं। मेटेलिक रेडियस की टर्म आप बेटा वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पर आप किस एटम का रेडियस बता रहे होंगे, मेटल का। ठीक है बेटा, मुझे ये बताएं, ये बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्या ये मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं बेटा? हाँ जी बेटा बताएं। नॉन मेटल्स हैं। तो नॉन मेटल्स के लिए बेटा आप एक स्पेशल टर्म अब यूज़ करेंगे। देखें इधर मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह बेटा आपके पास नाइट्रोजन है ना, या आपके पास फ्लोरीन है, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। फ्लोरीन बेटा स्टैंडर्ड कंडीशन में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, F या F2? क्लास अभी शुरू हुई है। नहीं बेटा, असल में क्लास तो 10 o'clock ही स्टार्ट हुई थी। ये जो आपके क्लास के हैं ना हेड फारिस साहब, उनको मैंने सेंड किया हुआ था, लेकिन सर। उनने आगे शेयर ही नहीं किया लिंक। लेकिन मैं सर हमने गूगल क्लासरूम में भी देखा था, गूगल क्लासरूम में अवेलेबल था ही नहीं लिंक। बेटा अब गूगल आया क्लासरूम अवेलेबल, में लिखा हुआ बेटा, भी 1020 पे लिंक, गूगल 1090। क्लासरूम में मैंने अभी शेयर किया, मुझे उस पर एंटर करना शेयर करना भूल गया था, लेकिन मैंने उसको ना मैसेज किया था। चलें मैं भी चीज़ें रिवाइज़ कर देता हूँ, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा बेटा अभी हमने। अच्छा बेटा, हमने आज नया टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, ये केमिकल पीरियोडिसिटी। ठीक है, और पीरियोडिसिटी के अंदर हम सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड बेटा इनके ट्रेंड्स स्टडी करेंगे कि जब भी आप किसी पीरियड में सेकंड या थर्ड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज़ के साथ क्या होता है। ठीक है, एटॉमिक साइज़ को देखेंगे, फिर आयोनिक साइज़ को देखेंगे, फिर उसकी कंडक्टिविटी देखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तो ये सारे ट्रेंड हम स्टडी करेंगे। और बेटा ये मैंने दूसरी बात ये बताई थी कि किसी भी एटम के रेडियस को आप कैसे फाइंड, किसी भी एटम का रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं। जिस तरह सपोज ये लिथियम है ना,
इसका आपने रेडियस फाइंड आउट करना है, तो उसका बेटा तरीका ये होता है कि आपके पास जो मेटल होगा बेटा, उस मेटल में दो एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान का डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन दी टू न्यूक्लियाई, वो आप फाइंड आउट करेंगे और उसको बेटा डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो आपके पास उस एटम का रेडियस आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम लिथियम, सर क्या 2 से डिवाइड करना है? बेटा ये जो मेटेलिक डायमीटर आपके पास आया है ना, दो न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टेंस जो है, इसको तो डायमीटर बोलेंगे ना बेटा। दो न्यूक्लियाई के दरमियान दो सेम एटम्स हैं, ये भी लिथियम है और ये भी लिथियम है, इन दो न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको आप डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो आपके पास क्या एक एटम का रेडियस आ जाएगा या नहीं? जी सर आ जाएगा। तो बेटा वैसे मेटल, सर स्पेस नहीं होता थोड़ा सा इनके दरमियान? बिल्कुल सही कह रहे हो आप, 100% ठीक कह रहे हो। अभी ये बात मैं बताऊंगा बेटा, जब मैं आगे आपको कोवेलेंट रेडियस और वैन डर वाल रेडियस बताऊंगा तो इसमें आपको फिर कंपैरिजन करके बताऊंगा कि एक्यूरेट तीनों में से कोई भी नहीं आएगा। बेटा अभी फिलहाल ये सुन लें बस कि जब भी आपने एटम का रेडियस फाइंड आउट करना होता है तो एटम तो बहुत स्मॉल पार्टिकल है, तो आप इसलिए उस एटम का रेडियस डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते। आप दो एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान का डिस्टेंस देखते हैं और उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं तो आपके पास रेडियस आ जाता है। और क्योंकि हम मेटल की बात कर रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे मेटेलिक रेडियस। अब बेटा मैं आता हूँ नॉन मेटल्स के ऊपर, जिस तरह के हमारे सर पास है। जी बेटा, सर ये जो जिस तरीके से आपने बोला है हम रेडियस निकालेंगे, तो ये क्या कंप्लीटली लाइक 100% एक्यूरेट तो नहीं दे सकता ना बेटा रिजल्ट? ये बात बता रहा हूँ ना, नहीं 100% एक्यूरेट नहीं होता। अच्छा बेटा, अब फ्लोरीन के केस में देखें। फ्लोरीन में आपसे ये कह रहा था कि फ्लोरीन जो है ना एक नॉन मेटल है, ठीक है। अब आपको देखें यहाँ पर आपने ये जो इनएक्यूरेट की बात की ना, आपको यहाँ पर ये गैप थोड़ा सा नज़र आ रहा है ना, इसलिए आप कह रहे हैं कि ये इनएक्यूरेट है। इसी तरीके से अब ज़रा फ्लोरीन को देखिएगा। फ्लोरीन तो बेटा एक नॉन मेटल है जो कि क्या कर रहा होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा होता है। ऐसे बेटा फ्लोरीन में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, इसी तरह होता है ना फ्लोरीन। अब यहाँ पर बेटा ये इसके न्यूक्लियाई हैं, अगर आपने इसका रेडियस निकालना है तो डिस्टेंस बिटवीन दी टू न्यूक्लियाई ये आएगा बेटा, इसको आप बोलेंगे फ्लोरीन्स डायामीटर, ये फ्लोरीन का डायामीटर होगा। और अगर आपने बेटा इसको रेडियस में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 2 करें तो आपके पास रेडियस आ जाएगा फ्लोरीन का। और इसके लिए मैं जो टर्म यूज़ कर रहा हूँ कोवेलेंट रेडियस। बेटा कोवेलेंट रेडियस क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने दो सर ऐसे एटम्स का रेडियस फाइंड आउट किया जो कि कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे थे, तो यहाँ पर बेटा टर्म होगी कोवेलेंट रेडियस। अब मुझे एक बात बताएं कि ये जो रेडियस होगा बेटा, सर बेटा एक मिनट पहले मुझे थोड़ा सा यहाँ बता लेने दें। ये जो रेडियस होगा बेटा कोवेलेंट रेडियस, क्या ये फ्लोरीन के नॉर्मल एटम के साइज से, फ्लोरीन का जो एक्चुअल रेडियस है उससे बड़ा होगा या उससे छोटा होगा? जी बेटा, छोटा हो जी बेटा ये यहाँ पर, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं बेटा, इतने माइनर से मेजर, क्योंकि देखिए एक एटम इतना स्मॉल, एटम का साइज ही इतना स्मॉल, फिर ऊपर से ये जो थोड़ा सा एरिया ओवरलैप हो रहा है, तो इसकी वजह से ज़ाहिर बात है इनएक्यूरेसी आएगी, लेकिन वो बहुत इग्नोरेबल होगी, उसको आप इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आपने जो टर्म्स बेटा याद रखनी है कि जब भी वो टर्म यूज़ करेगा ना कोवेलेंट रेडियस, तो कोवेलेंट रेडियस का मतलब होगा आपने दो ऐसे एटम्स के डायामीटर को 2 से डिवाइड किया है कि जो कि कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे थे। मेटेलिक रेडियस का मतलब होगा बेटा कि मेटेलिक बॉन्ड के अंदर, जो मेटल्स के अंदर दो न्यूक्लियाई के दरमियान जो गैप था उसको आपने डिवाइडेड बाय 2 किया तो आपके पास मेटेलिक रेडियस आया। जी बेटा कोई बच्चा पूछ रहा था कुछ क्वेश्चन? सर सर इसे बॉन्ड लेंथ भी कहेंगे? बेटा बिल्कुल कहेंगे, बॉन्ड लेंथ जो है ना, फ्लोरीन डायमीटर इज द बॉन्ड लेंथ, यही बॉन्ड लेंथ होती है, ठीक है। सर बॉन्ड सर लेंथ, आप एक और रिकॉर्ड भी बात याद कर सुन लो, एक और बात सुन लो, बॉन्ड लेंथ जो है वो आप सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड्स में टर्म यूज़ करते हैं, मेटल्स में बॉन्ड लेंथ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सिर्फ बॉन्ड लेंथ की टर्म यूज़ होगी जब आप इन नॉन मेटल्स को, मतलब कोवेलेंट कंपाउंड्स को स्टडी कर रहे होगे। जी बेटा कुछ और बच्चा भी पूछ रहा था? सर क्या ये क्लास रिकॉर्ड करें आप? जी बेटा, अब बेटा तीसरा एक टर्म है बेटा, एक तीसरी टर्म भी है। देखिए अभी तक दो टर्म्स मैंने आपको बताई हैं, मेटेलिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस। एक और टर्म है वैन डर वाल रेडियस। इन टर्म्स को बड़े अच्छे तरीके से आपने बेटा समझना है ताकि आपको इनमें डिफरेंस समझ आए। बेटा नियॉन जो है, नियॉन मैंने आपको बताया ना बेटा कि एटम का साइज बहुत स्मॉल है, आप डायरेक्टली इसका रेडियस फाइंड आउट नहीं कर सकते, इतने छोटे से साइज को फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल है। तो क्या करते हैं जी,
हम दो एटम्स जो कि एक दूसरे के क्लोज होते हैं बेटा, दो एटम्स जो कि एक दूसरे के क्लोज होंगे, उनके दरमियान का डिस्टेंस बेटा हम उनके न्यूक्लियाई के दरमियान जो गैप होता है उसको हम मेजर कर लेते हैं। अब नियॉन के दरमियान कौन सी बॉन्डिंग होती है बेटा? मेटेलिक बॉन्डिंग होती है या कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है नियॉन के दरमियान? दो नियॉन एटम्स के दरमियान कौन सी बॉन्डिंग होगी बेटा? मेटेलिक के दरमियान कोई बॉन्डिंग यस बेटा, इनमें ना मेटेलिक होगी ना इनमें कोवेलेंट नॉन होगी, मेटेलिक। तो इनमें बेटा सिर्फ वैंडरवाल फोर्सेस होंगी। इस बात से एग्री करते हैं? हाँ बेटा, इनमें वैंडरवाल फोर्सेस होंगी। तो अब आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर इन दो न्यूक्लियाई का जो आपने गैप फाइंड आउट किया है उसको आप वैंडरवाल डायमीटर बोल दें, वैंडरवाल डायमीटर, क्योंकि बेटा इसमें वैंडरवाल फोर्सेस है ना दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान, और इसको बेटा डिवाइडेड बाय 2 कर दें। तो जब इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो अब आपके पास क्या आएगा? वैंडरवाल रेडियस। अब आप एक चीज नोट करेंगे, आप कहेंगे सर यहाँ तो बहुत बड़ा, मतलब ये तो बिल्कुल इनएक्यूरेट आएगा, ऐसी बात है या नहीं? जी सर। बेटा इसका रेडियस तो बिल्कुल ही गलत आएगा ना, क्योंकि यहाँ तो चले हम मान सकते हैं कि दो मेटल एटम्स के दरमियान बहुत स्मॉल गैप था, इसको आप इग्नोर कर सकते थे। यहाँ पे आप कह सकते हैं जी दो एटम्स ने बहुत छोटा सा एरिया ओवरलैप किया हुआ था, उसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थी, तो आप इसका इफेक्ट बेटा अभी ग्राफ में देखेंगे। जब मैं आपको ग्राफ बनाकर दिखाऊंगा तो वहाँ पर आपको इसका इफेक्ट नजर आएगा। लेकिन इन तीन चीज़ों को बेटा अंडरस्टैंड करना पहले बहुत लाजमी है कि हम तीन तरह के रेडियस, जब भी आप बेटा किसी पीरियड में एटॉमिक साइज को बेटा मेजर करते हैं तो तीन तरह के रेडियस से आपको वास्ता पड़ता है। अगर आप मेटल्स का एटॉमिक साइज स्टडी करना चाह रहे हैं तो बेटा उसके लिए एटॉमिक रेडियस के लिए क्या टर्म यूज होगी? मेटेलिक रेडियस। कोवेलेंट जो एटम्स हैं, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, उनके रेडियस को आप बोलेंगे कोवेलेंट रेडियस। वो थोड़ा सा स्मॉल होगा एक्चुअल से, क्योंकि उसमें कुछ एरिया ओवरलैप हो रहा होता है। और बेटा जो वैंडरवाल रेडियस है, क्योंकि वो तो दो एटम्स एक दूसरे को टच, अच्छा बेटा एक्यूरेट कब आना था? देखें, एक्यूरेट रेडियस उस वक्त आना था कि जब दो एटम्स इस तरीके से होते, बिल्कुल एक दूसरे के साथ उनकी बाउंड्री सिर्फ टच हो रही होती, ओवरलैप ना हो रही होती। तो उस केस में अगर आप इन दो न्यूक्लियाई के डिस्टेंस को डिवाइडेड बाय 2 करते ना, फिर आपके पास एक्यूरेट रेडियस आना था। लेकिन ये सिचुएशन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, ना मेटल्स में मिलेगी, ना नॉन मेटल्स मिलेगी, ना ही ये आपको नोबल गैसेस में मिलेगी। अब बेटा हम आते हैं इसके ट्रेंड के ऊपर। ये बेटा तीन टर्म सबको समझ आ गई है, मेटेलिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस और वैंडरवाल रेडियस। यस सर। जी सर। अच्छा बेटा, अब हम पहला ट्रेंड पढ़ते हैं कि एटॉमिक रेडियस के साथ क्या होगा। सर अक्रॉस सेकंड पीरियड ना? बेटा अक्रॉस सेकंड पीरियड, लेकिन सेम रीजंस होंगी अक्रॉस द थर्ड पीरियड। तो आपसे वो सेकंड का भी पूछ सकता है, थर्ड का भी पूछ सकता है। ठीक है भाई? ठीक है सर। अच्छा बेटा, अब मैं यहाँ पर सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, आप लोगों की आसानी के लिए मैं बेटा इनके यहाँ पर, आप लोगों में से बेटा ये आप सब बच्चों को पता है ना कि पीरियड्स के अंदर शेल चेंज नहीं होते, या ये बात नहीं, या ये बात आप लोगों को नहीं पता बेटा? पीरियड्स में शेल चेंज होते हैं या नहीं होते? जी बेटा नहीं नहीं होते। अब मेरी बात सुने, लिथियम के पास 3 प्रोटॉन्स हैं, बेरिलियम के पास 4 प्रोटॉन, बोरॉन के पास 5, कार्बन के पास 6, नाइट्रोजन के पास 7, ऑक्सीजन के पास 8, फ्लोरीन के पास 9 प्रोटॉन। और अगर आप इनके शेल की बात करें तो लिथियम के पास बेटा 2 शेल हैं, आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम के पास ही बेटा 2 शेल हैं, आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट में तो 2 ही होंगे ना बेटा सबके। और बोरॉन के पास आप बेटा अगर चेक करें तो इसके पास भी 2 शेल हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास ही बेटा यही सिचुएशन है, फर्स्ट शेल में 2 और सेकंड शेल में 4। बेटा आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि इनके जो शेल्स हैं वो चेंज नहीं हो रहे भाई,
शेल्स जो है ना वो चेंज नहीं हो रहे। ऑक्सीजन के पास बेटा 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरह बेटा फ्लोरीन के पास बेटा आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। और अगर आप नियॉन भी बेटा बना लें, नियॉन 10 प्रोटॉन इसके पास हैं। फर्स्ट शेल में तो दो हैं सबके पास, राइट बेटा। एक चीज कंफर्म कर दें कि क्या शेल चेंज हो रहे हैं अक्रॉस द पीरियड? जी बेटा, शेल चेंज हो रहे हैं अक्रॉस द नो पीरियड। सर, नो सर। नहीं अच्छा, अब सर, आप नहीं एक हो चीज रहे। और बताएं कि बेटा अक्रॉस द पीरियड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल क्या हो रहे हैं अक्रॉस द Increase हो रहा है। बेटा? Increase हर हो रहे हैं। हाँ, लेकिन शेल चेंज नहीं हो रहा। सेम शेल के अंदर आप बताएंगे कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है ना बेटा ऐड हो रहा है हर एलिमेंट के अंदर, ठीक है। अच्छा बेटा, अगर शेल चेंज नहीं हो रहे ना, जब शेल चेंज ना हो ना, तो आप ये कहते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट जो है, शील्डिंग इफेक्ट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। मैं ये नहीं कह रहा कि बेटा बिल्कुल कांस्टेंट है, क्योंकि देखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने से ना शील्डिंग इफेक्ट पर कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है। लेकिन शील्डिंग इफेक्ट को कौन सा फैक्टर है जो बहुत ज़्यादा चेंज कर देता है? नंबर ऑफ शेल्स। जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं तो आप कहते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पर डोमिनेंट फैक्टर से चेंज हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि शेल्स कांस्टेंट हैं, शेल्स चेंज नहीं हो रहे अक्रॉस द पीरियड, तो इसलिए बेटा वो कहता है कि शील्डिंग इफेक्ट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, नॉट 100%, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ रहे हैं लेकिन ऑलमोस्ट शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट है। अच्छा, दूसरी चीज़ बेटा आप ये मुझे बताएं कि शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट है और न्यूक्लियर पुल के बारे में क्या हो रहा है बेटा? न्यूक्लियर पुल, इंक्रीजेस। हाँ बेटा, न्यूक्लियर पुल आपका यहां पर बढ़ रहा है। बेटा न्यूक्लियर पुल बढ़ रहा है, तो मुझे ये बताएं कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर जो पुल है वो क्या होगा भी? न्यूक्लियर पुल बढ़ रहा है और आपका शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट है, तो रिजल्ट ये निकलेगा कि न्यूक्लियर पुल ऑन दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है आउटर मोस्ट पर, न्यूक्लियर पुल ऑन दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। तो साइज ऑफ एटम जो है बेटा थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा। बेटा देखें, जब न्यूक्लियर पुल बढ़ेगा ना, ये न्यूक्लियर पुल तीन प्रोटॉन है बेटा, ये 4 प्रोटॉन, ये 5 प्रोटॉन, ये 6 प्रोटॉन, ये न्यूक्लियर पुल है। तो जब न्यूक्लियर पुल बढ़ेगा तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सेकंड शेल में ही है, इलेक्ट्रॉन तो सारे सेकंड शेल में ही है और न्यूक्लियर पुल बढ़ रहा है, तो आपको बेटा यहाँ पर थोड़ा सा साइज श्रिंक होता हुआ नजर आएगा। भला कैसे? सपोज ये अगर लिथियम है, ये बेटा बेरिलियम होगा, ये बेटा आपके पास बोरॉन होगा, ये आपके पास बेटा कार्बन होगा, ये आपके पास बेटा नाइट्रोजन होगा, ये आपके पास ऑक्सीजन होगा, ये आपके पास फ्लोरीन होगा। तो बेटा एटॉमिक साइज आपको श्रिंक होता हुआ मिलेगा। तो अब हम इसको बेटा एक ग्राफ के अंदर, ग्राफ से इसकी आपको मैं बताता हूँ कि ग्राफ कैसे आपने बनाना है। एग्जाम में ये ग्राफ आएंगे बेटा, आपने हर ग्राफ की शेप याद करनी है। यहां पर है बेटा आपके पास एटॉमिक रेडियस इन नैनोमीटर में बेटा वो लेता है एटॉमिक रेडियस। और ये बेटा है लिथियम, ये है जी बेरिलियम, ये है जी बोरॉन, ये है जी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ये लिथियम का स्पोज, बेरिलियम का थोड़ा स्मॉल होगा, बोरॉन का बेटा और स्मॉल होगा, कार्बन का साइज और स्मॉल होगा, नाइट्रोजन का साइज और स्मॉल होगा, ऑक्सीजन का साइज और स्मॉल, फ्लोरीन का साइज और स्मॉल। लेकिन बेटा सरप्राइजिंगली ये जो नियॉन है इसको आप ज़रा देखें, नियॉन कौन बेटा मुझे इसका आंसर देगा कि नियॉन का बहुत बिगर साइज आ रहा है भाई? क्या रीज़न है? शेल्फ फुल है। नहीं भाई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सर नियॉन में तो वैंडरवाल्स है। यस, ये रीज़न है बेटा। नियॉन के अंदर आपने सही उसको मेजरमेंट ही नहीं किया भाई। नियॉन के अंदर आपने एटॉमिक रेडियस को सही मेजर ही नहीं किया। क्यों नहीं किया ये देखें जी, क्योंकि नियॉन के अंदर वैंडरवाल रेडियस था तो दो एटम्स के दरमियान गैप बहुत ज़्यादा था,
इसकी वजह से आपको जो इसका साइज मिलता है बहुत बड़ा मिलता है बेटा। ठीक है, आप अगर बेटा अपने सिलेबस में देखेंगे ना, और आप अगर बेटा सर, अपने सर, मेरी बात ड्राफ्ट सुन लें, एक दोबारा दिखा मिनट सकते हैं? मेरी बात सुन लें बेटा। आप अगर इसको अपने सिलेबस में देखेंगे और अपनी बुक में देखेंगे तो आपको वहाँ पर वो ग्रुप 8 का साइज़ शो ही नहीं करता। ठीक है, मैंने आपको ऐसे ही बता दिया है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है कि क्यों नियॉन का साइज़ बड़ा होता है। तो बस इसको आप सुन लें कि नियॉन का साइज़ बड़ा होने की रीज़न ये है कि उसमें वेंडर वाल रेडियस होता है, और वेंडर वाल रेडियस का मतलब है कि बिग डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स, जिसकी वजह से आपको साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको जो वो ड्रॉ करने के लिए कहेगा बेटा एग्ज़ाम में, अगर कहेगा तो सिर्फ यहाँ तक कहेगा, बस यहाँ तक बेटा, फ्लोरीन से आगे नहीं जाएगा। ठीक है बेटा, ये एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड क्लियर हो गया, आगे चले। एक मिनट ग्राफ बना लें। बेटा अब इसमें ये बताएं मुझे कि एटम का जो रेडियस है एटम का, उसमें डिसाइडिंग फैक्टर कौन है भाई? अगर हम पीरियड की बात करें, न्यूक्लियर पुल, क्या ये बात ठीक है या नहीं? जी। बेटा जैसे जैसे न्यूक्लियर पुल बढ़ेगा वैसे वैसे एटम का साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। बेटा आप एक छोटा नीचे होगा। इस तरह का रिलेशन भी लिख लें कि एटॉमिक साइज, अच्छा ये पीरियड की बात हो रही है, इसको आपने ग्रुप में वगैरह में नहीं अभी देखना, पीरियड में हम सिर्फ अभी डिस्कस कर रहे हैं कि एटॉमिक साइज में और न्यूक्लियर पुल में इन्वर्स रिलेशन है कि जितना न्यूक्लियर पुल ज़्यादा होगा उतना एटम का साइज स्मॉल होगा इन दी पीरियड। बेटा ग्रुप में तो आप सबको पता है ना कि ग्रुप में एटम का साइज क्या होता है, बताएं शाबाश। ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम, जी बेटा इंक्रीज इंक्रीज, क्या रीजन उसमें लिखेंगे भाई, क्यों इंक्रीज हो रहा है? ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स। तो ग्रुप में आपने ये बता देना है कि जब टॉप टू बॉटम आप आते हैं तो वहां पर, तो देख मैं चलिए जल्दी से यहाँ बता देता हूँ बेटा, पीरियड के अंदर तो आपको मैंने बता दिया है। ग्रुप के अंदर देखें, ग्रुप के अंदर ये आपके पास लिथियम है, 2 शेल हैं। सर ये हर पीरियड के लिए यही रूल हर पीरियड के लिए यही रीजन आपके सिलेबस में सेकंड और थर्ड पीरियड है, इन्हीं दो में से पूछेगा बेटा। ये सोडियम है बेटा, ये जरा देखिए हम यहाँ पर, सर एक सेकंड प्रीवियस पेज दिखा दीजिएगा। ठीक है बेटा एक मिनट, जरा ग्रुप को देख लें कि ग्रुप के अंदर जो आपका एटॉमिक रेडियस है वो क्यों इंक्रीज कर रहा है, क्या रीजन देंगे? सिंपल सी रीजन, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, 4 शेल है बेटा यहाँ पर। बेटा यहाँ पर कितने शेल हैं? 3 शेल्स हैं। बेटा यहाँ पर कितने शेल हैं? 2 शेल्स हैं। ये लो भाई सेकंड पेज, हो गया बेटा। मैं अब नेक्स्ट टॉपिक पर आऊँ कि पीरियोडिक पैटर्न ऑफ आयोनिक रेडियस। अब हमने बेटा आइंस का रेडियस देखना है। हेडिंग नजर नहीं आ रही एटॉमिक साइज वाली। सर ये जो एटॉमिक साइज है सर, ये एक यूनिफॉर्म रेट पे डिक्रीज होते हैं। बेटा इसके अभी मेरे सामने वैल्यूज़ नहीं है, अगर वैल्यूज़ होती तो मैं आपको देख के बता सकता। ठीक है सर, कर लिया मैंने। अच्छा बेटा अब आ जाए नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट टॉपिक जो है बेटा वो है आइंस का रेडियस। बेटा इसी में देखिए मैं कभी सेकंड पीरियड लूँगा कभी थर्ड, आप लोगों ने इससे कंफ्यूज नहीं होना। ये इसलिए मैं करूँगा ताकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो रीज़न सेकंड पीरियड में लगती है वही थर्ड में लगती है। अगर आपसे वो पूछेगा ना कि थर्ड पीरियड में क्यों जी एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, आप सेम रीजन बताएंगे। चलिए फिलहाल मैं आइन जो है ना सेकंड पीरियड का ही ले लेता हूँ। लिथियम, बेरिलियम, थर्ड पीरियड ले रहा हूँ बेटा। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। बड़ा जरा इनके आइंस बताएं। सोडियम पर क्या चार्ज होता है जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है? +1 क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में है बेटा। मैग्नीशियम पर क्या होगा? +2 और एल्यूमिनियम 3+, और सिलिकॉन बेटा? सर ये आयोनिक रेडियस पढ़ रहे हैं। जी बेटा अब हम आयोनिक रेडियस बेटा पढ़ेंगे, आइंस का रेडियस। बेटा फास्फोरस क्या होगा? 3-. वेल डन बेटा। देखें यहाँ पर 4 तक तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, लेकिन जब आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए तो वो गेन कर लेगा।
3 माइनस, 2 माइनस एंड 1 माइनस। अब बेटा इनका रेडियस हमने देखना है, तो सबसे आसान चीज़ तो ये है कि आप ना बेटा इनके न्यूट्रल एटम में साइड पर लिखता हूँ, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। पीरियोडिक टेबल अगर आप लोगों के पास नहीं है तो चले मैं यहाँ लिख देता हूँ। सोडियम 11 होता है, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17। बेटा बताएं सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? शाबाश। 11 इलेक्ट्रॉन्स। और बेटा प्रोटॉन्स कितने होंगे? 11 11। लेकिन बेटा सोडियम +1 का क्या मतलब है? इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होंगे या 10? 10 और प्रोटॉन्स कितने होंगे? 11 मैग्नीशियम पर आ जाएं एक मिनट। मैग्नीशियम के पास बेटा 12 इलेक्ट्रॉन और 12 प्रोटॉन। ये बात ठीक है ना? लेकिन जब मैग्नीशियम 2+ की बात होगी तो बेटा मैग्नीशियम 2+ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कितने होंगे भाई? 10 इलेक्ट्रॉन। और इनको 12 प्रोटॉन्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। वही पीछे वाली रीजन जरा जेन में लाइएगा कि इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। वहाँ तो चलो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे थे ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन सेम है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। एल्यूमिनियम में बेटा देखें, जो एल्यूमिनियम एटम है आपके पास, उसके पास 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनको 13 प्रोटॉन्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। जी बेटा आपकी आवाज कट रही है। वो बात नहीं समझ आई थी, आपकी आवाज कट रही थी बेटा कौन सी बात? अभी मेरी आवाज़ कट रही है बेटा? अभी सर। अभी सही है। आपने पिछली बात जो कही ना एल्यूमिनियम की, वो नहीं समझ आई बिल्कुल भी। बेटा मैंने एल्यूमिनियम के बारे में सिर्फ ये बताया है कि इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन है और 13 प्रोटॉन है, बस। ठीक है। और अब जब बेटा एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा बेटा, तो बताएं इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे आफ्टर लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। और कितने प्रोटॉन इसको बेटा अट्रैक्ट कर रहे हैं? 13। इसी तरीके से बेटा सर सिलिकॉन 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं कर सकता? नहीं बेटा, ये क्योंकि सेमी मेटल इसको कहते हैं या नॉन मेटल कहते हैं। ये लूज रेडीली करेगा, गेन नहीं करेगा, लूज करेगा। गेन उस वक्त करता है बेटा कभी भी कोई एटम उस वक्त इलेक्ट्रॉन गेन करेगा जब उस एटम के पास हाफ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, मतलब 8 पूरे करना चाहता है ना। अगर 5 होते ना फिर गेन की तरफ जाना था, लेकिन 4 या 4 से कम होंगे तो लूज करेगा, 4 से ज़्यादा होंगे तो गेन करेगा। तो अब बेटा सिलिकॉन जो है +4 है। वैसे तो इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 14 प्रोटॉन्स, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए तो 10 इलेक्ट्रॉन को बेटा 14 प्रोटॉन्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। फिलहाल हम यहीं तक बेटा भी देखते हैं। मुझे ये बताएं, अगर आपसे मैं सिर्फ इनका साइज पूछूं, इन आइंस का जो पॉजिटिव हैं, सोडियम आइन, मैग्नीशियम आइन, एल्यूमिनियम आइन एंड सिलिकॉन आइन, तो आपके ख्याल में सबसे स्मॉलर साइज किस आइन का होगा? सर सिलिकॉन। सिलिकॉन। क्यों भाई, इसका क्यों स्मॉल साइज होगा? सर न्यूक्लियर न्यूक्लियर ज्यादा है। यस, आप बताएंगे बेटा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो है उसमें प्रोटॉन्स आर मोर देन इलेक्ट्रॉन्स, है ना? प्रोटॉन्स जो हैं वो मोर हैं देन इलेक्ट्रॉन्स। आप लोग जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। मोर न्यूक्लियर पुल, NP स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियर पुल। तो बेटा अगर हम इन चारों की सिर्फ अभी बात करें तो इसका बेटा स्मॉलेस्ट आयोनिक साइज होगा, स्मॉलेस्ट आयोनिक साइज। ठीक है जी। अच्छा बेटा, अब यहां से यहां तक तो क्लियर हो गया कि साइज क्या है बेटा, स्मॉल हो रहा है। साइज ऑफ केटाइन, केटाइन का मतलब होता है पॉजिटिव आइन। साइज ऑफ केटाइन डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट टिल सिलिकॉन। अच्छा बेटा जरा आगे आ जाएं अभी इन 3 आइंस पर। फास्फोरस के पास क्या होता है भाई? फास्फोरस के पास 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसको 15 प्रोटॉन्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। जी बेटा बताइएगा यहाँ पर क्या 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 सिचुएशन है इधर? P3-। सर गेन करेगा 3 अब। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 18। और प्रोटॉन्स कितने होंगे बेटा? उतने ही।
15 ही। तो बेटा यहां पर आप देखें न्यूक्लियर पुल कम हुआ या ज्यादा हुआ? शाबाश, कम हुआ है। हाँ बेटा यहां पर लेस न्यूक्लियर पुल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर मोर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स, तो लेस न्यूक्लियर पुल। अब बेटा आगे चलते हैं 1 मिनट के लिए, फिर इसके साइज देखेंगे भी। सल्फर पर आ जाए बेटा। सल्फर की सिचुएशन ये है कि 16 इलेक्ट्रॉन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 16 प्रोटॉन्स हैं। बेटा S2 माइनस में क्या होगा बताइएगा? S2 माइनस सिर्फ 2 गेन करेगा। तो कितने हो जाएंगे इसके और पास 16 इलेक्ट्रॉन? सर 18 हो जाएंगे। 18 इलेक्ट्रॉन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 16 प्रोटॉन्स। बट अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें, फास्फोरस और सल्फर, तो मोर न्यूक्लियर पुल किधर मिल रहा है आपको? फास्फोरस सल्फर में। सल्फर में भाई। देखिए बेटा फास्फोरस जो कह रहा है वो बच्चा ये देखे कि इलेक्ट्रॉन्स तो दोनों के पास सेम है, 18 इलेक्ट्रॉन्स। शेल्स हमें पता है वैसे ही सेम होते हैं पीरियड्स में, शेल तो सेम है। अच्छा यहाँ पर नहीं, अब यहाँ पर शेल का भी थोड़ा सा डिफरेंस आएगा बेटा, सॉरी शेल का भी डिफरेंस आएगा, अभी आपको बताता हूँ, क्योंकि ये आइंस बन रहे हैं, एटम्स नहीं है। लेकिन अगर आप फिलहाल 1 मिनट के लिए शेल को इग्नोर भी कर दें, और इन दोनों के शेल तो सेम होंगे ना, इन दोनों के शेल तो सेम है, लेकिन अगर आप ये देखें कि दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, लेकिन बेटा प्रोटॉन्स सल्फर के पास ज़्यादा हैं, तो न्यूक्लियर पुल सल्फर का ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ बेटा कि मोर न्यूक्लियर पुल किसके मुकाबले में? देन फास्फोरस। फास्फोरस के मुकाबले में यहाँ पर न्यूक्लियर पुल ज़्यादा है। और अगर आप बेटा क्लोराइड को देखें, तो क्लोराइड के पास वैसे तो 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक गेन करके 18 इलेक्ट्रॉन्स और बेटा 17 प्रोटॉन्स। तो सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर पुल आपको यहां मिलेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर पुल, स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर पुल है बेटा, ठीक है, इस क्लोराइड के पास। तो अब हमने बेटा इनका बनाना है ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए पॉजिटिव आयन का अलहदा ग्राफ बनाता हूं बेटा। अब मुझे ये बताएं, थर्ड पीरियड को हम बेटा डिस्कस कर रहे हैं, थर्ड पीरियड को, और थर्ड पीरियड में आपको पता है कि जो एटम्स होते हैं उनके पास 3 शेल होते हैं बेटा। जिस तरह सोडियम के पास 3 शेल होंगे, ये मैं सोडियम बना रहा हूँ बेटा, 1 मिनट चेक कीजिएगा, ये सोडियम है जी, सोडियम का एटम। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में बेटा 8 इलेक्ट्रॉन्स, और तीसरे शेल में बेटा 1 इलेक्ट्रॉन। बेटा जब सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो क्या इसका शेल खत्म हो जाएगा या नहीं? जी सर खत्म हो जाएगा। तो इसके पास सोडियम आयन के पास 1 शेल है। इसी तरीके से आप मैग्नीशियम को सोचें, मैग्नीशियम के पास कितने शेल होंगे भाई? मैग्नीशियम एटम जो है ना, मैग्नीशियम एटम, उसके पास तो बेटा 3 शेल हैं क्योंकि वो थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहा है। लेकिन बेटा आप एक चीज नोट करें कि मैग्नीशियम जब अपने इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा जो कि इसके वैलेंस शेल में है, तो उसके पास शेल कितने रह जाएंगे? 2। तो आप एक चीज नोट कीजिएगा कि जो पॉजिटिव आयन्स है ना आपके पास, इनके पास बेटा 2 शेल हैं। इन पॉजिटिव आयन के पास अब कितने शेल हैं बेटा? 2 शेल। लेकिन अगर आप बेटा फास्फोरस पर आ जाएं, तो फास्फोरस एटम जो है उसके पास होते हैं 3 शेल। वो तो अब गेन कर रहे हैं ना बेटा इलेक्ट्रॉन, तो आप देखिएगा कि उसका शेल रिमूव नहीं होगा, बल्कि उस थर्ड शेल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। ये देखिएगा बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन इसके अपने थे और 3 इलेक्ट्रॉन बेटा इसने गेन किए। तो आप एक चीज बताएं कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के अंदर शेल में डिफरेंस आएगा अब या नहीं आएगा? आएगा सर। बिल्कुल आएगा बेटा। तो अब आपने बेटा यहाँ पर ये ज़हन में रखना है कि जो पॉजिटिव आयन है उनके पास 2 शेल हैं, जो नेगेटिव आयन है उनके पास 3 शेल हैं। तो बेटा इनका मैं अब ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ठीक है? अब ज़रा देखिएगा ग्राफ इसका कैसे ड्रॉ करना है। बेटा ये y एक्सिस और x एक्सिस, y एक्सिस सर, क्यों? मेरे पास सवाल है कि ये जो फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन का है, इनका
जो सिलिकॉन का एटॉमिक रेडियस होगा इन तीनों का उससे ज्यादा होगा या कम होगा? बेटा पहली बात Because तो ये आपने इसको एटॉमिक रेडियस नहीं बोलना, आयोनिक रेडियस, Ionic- ठीक है। अभी मैं आपको बेटा यहाँ पर बना रहा हूँ ना, अभी आपको आंसर मिल जाएगा इसका। और अब आप ये मुझे बताओ खुद ही कि एक आयन है उसके पास 2 शेल हैं और एक आयन है उसके पास 3 शेल हैं बेटा, तो खुद बताओ किसका रेडियस बड़ा होना चाहिए। सिर्फ बाकी तीनों का होना हाँ तो चाहिए। जहरी बात है, आपका आंसर आ गया आपके पास कि जो बाकी तीनों होंगे उसका साइज बेटा बड़ा होगा ना, क्योंकि उसके पास शेल ज़्यादा है। बेटा एक यहाँ पर आप लिख देंगे बेटा आयोनिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, और बेटा यहाँ पर आपके एटॉमिक नंबर और उसमें आप आइंस लिख देंगे। एटॉमिक नंबर है ये बेटा आपका सोडियम आयन है, ये बेटा आपका मैग्नीशियम, बेटा साथ साथ लिख लें, इसको ड्रॉ करें साथ साथ ही। ये आपका एल्यूमिनियम आयन है, ये बेटा आपका सिलिकॉन आयन है, ये बेटा आपका फॉस्फाइड। बेटा जब नेगेटिव में आते हैं ना, पॉजिटिव के नाम तो वही रहते हैं, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, सिलिकॉन आयन, लेकिन जब नेगेटिव में आएगा तो IDE लगाना है बेटा आखिर में, IDE, फॉस्फाइड, सल्फाइड एंड क्लोराइड, ठीक है बेटा। तो ये बेटा आपका आ जाएगा सल्फाइड और ये बेटा आपका आ जाएगा क्लोराइड। अब बेटा गौर से देखिएगा, पहले हम पॉजिटिव को करते हैं। बेटा एक मिनट, अभी नहीं, पहले मुझे ये कंप्लीट करने दो, उसके बाद क्वेश्चन पूछिएगा, क्या पता आपका आंसर इसी में आ जाए। बेटा ये देखिए, पहले मैंने पॉजिटिव आयन को बेटा बनाना है। ये जो पॉजिटिव आयन है ना हमारे पास 4, इनका ग्राफ हम पहले ड्रॉ करते हैं। मुझे बताइएगा बेटा कि इन चारों में से किसका साइज सबसे स्मॉल है। सिलिकॉन। सिलिकॉन का बेटा, सिलिकॉन का सबसे स्मॉल होगा। ये बेटा नैनोमीटर में हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है, नैनोमीटर में। तो बेटा सिलिकॉन का सबसे स्मॉल है और सोडियम का सबसे लार्ज होगा, तो आप इसको ऐसे नैनोमीटर में करें मिलीमीटर में करें? नैनोमीटर। बेटा ये जरा देखिएगा पहले पॉजिटिव की तरफ, अभी एक गौर से देखें इधर, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, इन सब में क्या चीज कॉमन है, सब में इलेक्ट्रॉन कितने कितने हैं भाई, कितने कितने इलेक्ट्रॉन है सब में। सर प्रीवियस वाला भी नैनोमीटर में था क्या? जी बेटा, मुझे बताएं इन सब में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा। सर आपकी आवाज फिर दोबारा कट कट के आ रही है। बेटा मैं ये पूछ रहा हूँ कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, इन सब में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा। 10। तो इलेक्ट्रॉन सेम है, नंबर ऑफ शेल सेम है, लेकिन न्यूक्लियर पुल के बारे में बताएं बेटा, न्यूक्लियर पुल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे तो क्या इन आयन का साइज स्मॉल होना चाहिए या नहीं, फ्रॉम सोडियम टू सिलिकॉन। हैं। जी सर होगा। होगा। अब बेटा आ जाए इस नेगेटिव आयन की तरफ। बेटा इस नेगेटिव आयन में देखें कि कितने कितने शेल हैं, 2 शेल हैं या 3 शेल हैं। 3 शेल हैं सर। बेटा जब 3 शेल होंगे तो आपका साइज जो है ना इस एटम का, इस आयन का साइज फौरन बेटा इंक्रीज हो जाएगा। तो इस आयन के साइज को देखिएगा कि ये मैं ऊपर जो लेके जा रहा हूं यहां पर, इसकी रीजन ये है कि इस एरिया में यहां पर जो शेल थे ना आयन के, वो 2 थे, लेकिन अब बेटा फॉस्फाइड के पास 3 शेल हैं, इसलिए मैं इसको काफी ऊपर, बिग जंप आपको नजर आ रहा है ना बेटा, बिग जंप। ये तो ये आपको ये शो कर रहा है कि ये यहां पर शेल बढ़ गए। अब बेटा आप यहां पर बताइएगा, फॉस्फाइड, सल्फाइड एंड क्लोराइड, इन सब के पास अगर आप इलेक्ट्रॉन्स देख के बताएं तो कितने कितने इलेक्ट्रॉन है भाई इन तीनों के पास। 18। लेकिन बेटा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर पुल किसका है, क्लोरीन, क्लोराइड का। क्लोराइड। तो बेटा इसका मतलब है कि क्लोराइड का साइज सबसे स्मॉल होगा, क्लोराइड का साइज सबसे स्मॉल होना चाहिए, और फॉस्फाइड में वीक न्यूक्लियर पुल है तो इसका लार्ज साइज होना चाहिए। तो बेटा यहां पर आप इसको ऐसे करेंगे, आप ये देखिए बेटा, आप बताएं कि क्लियर हुआ है या नहीं। सर एक मिनट, सिर्फ एक मिनट, इसको आप थोड़ा सा, अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आता हूं, ताकि बेटा इससे आपने ख्याल रखना है इस चीज का कि इससे ऊपर होना चाहिए भाई हर हालत में। उसकी रीजन ये कि इस क्लोराइड के पास 3 शेल है, तो अच्छा खासा गैप आपको नजर आना चाहिए। जी जुहेब आप पूछो।
सर मुझे पता नहीं चल रहा है क्यों, यानी कि हमारे पास जो नॉन मेटल्स हैं यानी फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, फॉस्फाइड, इनकी जो ये सल्फाइड एंड क्लोराइड फॉस्फाइड, सल्फाइड और क्लोरीन, एंड इनका जो क्लोराइड। आयोनिक रेडियस है वो सारे क्लोराइड बेटा आप मेटल्स से बिल्कुल गलत ज्यादा टर्म्स क्यों? यूज कर रहे हो बार बार। क्लोराइड और नॉट एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस, सॉरी, इनका जो आयोनिक रेडियस है वो सोडियम वगैरह और जो मेटल आयंस हैं उनसे ज्यादा क्यों है? बेटा यही तो आपको बताया है कि फॉस्फाइड, सल्फाइड और क्लोराइड, इनके पास मुझे बताओ कितने कितने शेल्स हैं। इनके पास सर इनके सबके पास आई थिंक 2 शेल्स हैं। नहीं, दो नहीं है ना बेटा, इसका मतलब है आपने मेरी पहली बात गौर से नहीं सुनी। सर वही तो मैं आपको पहले बताने की कोशिश कर रहा था कि मेरे अंदर जो एक नेट प्रॉब्लम आ गया था, मैं वो बात सुन नहीं पाया था। बेटा इसमें ये है कि ये आपके पास जो सोडियम है ना, ये पहले तो ये याद रखो कि ये हम थर्ड पीरियड को स्टडी कर रहे हैं। थर्ड पीरियड का मतलब होता है कि इनके पास कितने कितने शेल हैं बेटा? 3 शेल्स। 3 शेल है। लेकिन सोडियम जब अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो उसके पास कितने शेल रह जाएंगे बेटा आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन? सर उसके पास 2 शेल्स रह 2 जाएंगे। शेल रह जाएंगे। मैग्नीशियम अपने वैलेंस 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा, कितने शेल रह जाएंगे? सर 2 शेल्स। इसी तरह एल्यूमिनियम के थर्ड शेल में ना 3 इलेक्ट्रॉन थे, उसने तीनों को लूज कर दिया बेटा, तो अब एल्यूमिनियम आयन के पास कितने शेल रह गए? 2, और वो भी सिलिकॉन के साथ भी, सिलिकॉन आयन के पास हाँ। भी 2 अब शेल्स जरा रहेंगे। फास्फोरस में देखना, फास्फोरस के पास फर्स्ट शेल में बेटा फास्फोरस इस तरह देखो, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में बेटा फास्फोरस के पास 8 इलेक्ट्रॉन, और बेटा थर्ड शेल में फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन। ये फास्फोरस गेन करेगा या लूज करेगा? सर फास्फोरस गेन करेगा और इस वजह से उसके नंबर ऑफ शेल्स 3 रहेंगे, जिसकी वजह से उसका आयोनिक रेडियस ज्यादा होगा जी उन मेटल्स से। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ये अब आपने देखिए। अब एक चीज नोट करें, अब एक चीज नोट करें कि ओवरऑल जो आयनिक रेडियस है वो हो रहा डिक्रीज ही है। सोडियम से सिलिकॉन तक भी डिक्रीज हो रहा है, फॉस्फाइड से क्लोराइड तक भी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर आपको ये जो जंप नजर आ रहा है वो नंबर ऑफ शेल्स की वजह से आ रहा है। बेटा ये क्लियर है सबको? आगे चले। हाँ जी बेटा बताइएगा। जी सर, जी सर, चले आगे। अच्छा बेटा, अब मैंने बेटा आपको एक चीज़ बतानी है जो कि इतनी इम्पॉर्टेंट है कि आपको तकरीबन वो ओ लेवल से तमाम टीचर्स बताना शुरू कर देते हैं, लेकिन एट द एंड जब भी वो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है तो आप लोग गलत आंसर देते हैं। तो उसके लिए बेटा मैंने आपके लिए ना एक 5 टाइप के बेटा आप इसको सब साथ साथ नोट करेंगे और ये इसको हेडिंग दे दें आप। अभी हम ट्रेंड नहीं पढ़ रहे, ट्रेंड से पहले बेटा एक मैं आपको नोट लिखवा रहा हूँ जो आपको आगे हेल्प देगा आगे जो ट्रेंड्स हैं उसको एक्सप्लेन करने में। तो कंपैरिजन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, डिफरेंसेस, या बॉइलिंग पॉइंट भी आप इसको कह सकते हैं। कंपैरिजन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, बेटा ये हेडिंग आप दें जरा, इसको अंडरस्टैंड करना बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइप वन मेटल वर्सेस मेटल। बेटा अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है और किस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो बेटा आप क्या बताएंगे? सपोज आपसे पूछ लेते हैं जी के एक्सप्लेन वाई, ये आप बात मेटेलिक बॉन्ड में पढ़ चुके हैं बेटा, वाई मैग्नीशियम हैज़ अ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन सोडियम। बेटा तो इसका चार्ज ज्यादा है सर? बेटा इसका आंसर ये नहीं होगा कि इन मैग्नीशियम स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर प्रेजेंट। बच्चों का फेवरेट आंसर है ये। और इन सर हायर सोडियम, चार्ज डेंसिटी। हाँ बेटा अब मेरी बात सुने, हर जगह पर आप ये आंसर फिट ना वैसे किया सर करें। मैग्नीशियम के मॉलिक्यूल्स तो नहीं होते तो उसमें आईएमएफ कैसे हो सकती है? जी बेटा तो ये बात तो हम आपको बताते हैं ना बेटा, ये अब आप मुझसे पूछ रहे हो, ये बात तो हम आपको बता के थक गए हैं कि आप लोग हर आंसर में, हर क्वेश्चन में एक ही चीज़ फिट कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर प्रेजेंट, वीक नहीं भाई, हर जगह पर ये आंसर फिट नहीं करना। आपने देखना है इसका स्ट्रक्चर, कि मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर ये मेटल है,
सोडियम भी क्या है, मेटल है, तो मेटल में तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होंगी, मेटल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होंगी, बल्कि मेटेलिक मेटल्स में कौन से बेटा, कौन सी इंटरेक्शन होगी, मेटालिक मेटेलिक bond बॉन्ड होगा बेटा, मेटेलिक बॉन्ड। और बेटा आप में से कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि ये जो मेटेलिक बॉन्ड है इसकी स्ट्रेंथ, बेटा मेटेलिक बॉन्ड जो है कब स्ट्रांग हो जाएगा और मेटेलिक बॉन्ड जो है बेटा कब वीक हो जाएगा? कोई बच्चा इसका आंसर मुझे दे सकता है? सर जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं। बेटा मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, एक फैक्टर नहीं है, 3 फैक्टर है। देखें स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड जो है ना उसके 3 फैक्टर हैं, वो तीनों आपने याद रखने हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड वो डिपेंड करती है बेटा किस पर? पहला फैक्टर लिखें, इंक्रीजिंग दी पॉजिटिव चार्ज, increasing the positive charge on the ion। बेटा अब यहां पर तो पहला फैक्टर ही डिसाइड कर देगा, मैग्नीशियम पर 2 है, सोडियम पर +1 है, लेकिन साइज को देखना भी लाजमी होगा। एक मिनट साइज को भी देख लेते हैं। increasing the number of मोबाइल इलेक्ट्रॉन या डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। बेटा मुझे ये बताएं, अच्छा पहले तीसरा फैक्टर भी लिख लें, फिर आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। और डिक्रीजिंग द साइज ऑफ द मेटल आयन, डिक्रीजिंग द साइज ऑफ मेटल आयन। बेटा ये बात अब आपने भूलनी नहीं है, इसको याद कर लें कि मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज करती है। आपके पास बेटा मैग्नीशियम और सोडियम का पूछा गया है, आप देखें पहला फैक्टर देख लें, पॉजिटिव चार्ज किसके पास ज्यादा है, मैग्नीशियम के पास या सोडियम के पास? मैग्नीशियम के पास। तो बेटा मैग्नीशियम स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड डेवलप करेगा। दूसरा फैक्टर देख लें, अगर पॉजिटिव चार्ज सेम हो ना बेटा, दूसरा फैक्टर देख लें, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन बेटा लूज करेगा, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन किसके पास ज्यादा होंगे? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा। डिक्रीजिंग द साइज ऑफ मेटेलिक आयन, यहां तो चले आप एज्यूम कर लें कि साइज इज ऑलमोस्ट सेम, अप्रोक्सीमेटली सेम, क्योंकि दोनों के पास शेल सेम है। हालांकि अभी आप पढ़ चुके हैं, वैसे अगर आप इसको डिटेल में जाकर देखें तो साइज किसका स्मॉल होना चाहिए, सोडियम आयन का या मैग्नीशियम आयन का? हाँ मैग्नीशियम का, बिल्कुल। तो बेटा ये तीनों फैक्टर क्या सपोर्ट कर रहे हैं कि किसका? वेल डन बेटा। तो अब कोई बच्चा आइंदा के बाद ये मत लिखे कि जब उससे पूछा जाए कि सोडियम और मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट, तो कोई बच्चा, बल्कि आप लोग बेटा देख लीजिएगा फिर भी लिख कर आएंगे कि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज और वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। बेटा ये जो है ना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज और वीक, ये मैं भी आगे आपको बताऊंगा। ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त आप अप्लाई करेंगे जब 2 कोवेलेंट, सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स आपको दिए जाएंगे, तब आपने ये वर्ड यूज करना होता है। हर जगह पर ये आंसर नहीं फिट करना आपने। तो बेटा मेटल्स का क्लियर है। टाइप 2 पर चलूं अब? जी सर चले। अच्छा यस सर। अब बेटा दूसरा एक हमारे, मिनट जी बेटा सर, यहाँ पे आपने लिखा है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मोबाइल या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, ये तो क्या उसी चीज पे यही चीज नहीं कि इंक्रीजिंग पॉजिटिव चार्ज होगी, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही ज्यादा उसके नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे? जी बेटा जी, अच्छा तो ये सेम नहीं है ये बेटा, ये इसको आपने ज़हन में रखना है, ठीक है, इसको आपने ज़हन में रखना है। सपोज आपको वो दे दे मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयन, फिर क्या बताएंगे जी? शाबाश बताएं चलें। अगर वो आपसे कहता है जी बताएं कि मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयन, इन दोनों में बताएं कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, किसका कम है, आप बताएं। डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन तो सेम हो गए हैं, ये फैक्टर तो यहाँ ख़त्म हो जाएगा। सर कैल्शियम का ज्यादा होगा। सर नहीं एक सेकंड, एंड गलत जी, गलत आंसर दिया सर भाई। एक सेकंड, डाउन द ग्रुप आपने बताया था ग्रुप 2 में एज वी गो डाउन द ग्रुप मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, जी तो कैल्शियम का कम देखिए होगा, ना, मैग्नीशियम का बिल्कुल ज्यादा सही होगा। बताया और आपने ज़ुएब, ठीक बताया। सुन लें फिर बेटा ये कि अगर आपको एक ही ग्रुप से दोनों, हाँ बेटा देखें, अगर एक ही ग्रुप से 2 दिए गए हैं ना, तो इंक्रीजिंग द पॉजिटिव चार्ज, भाई पॉजिटिव चार्ज दोनों के पास सेम है, तो पहला फैक्टर भी खत्म। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन, नहीं, दोनों सेम ग्रुप से, दोनों के डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन 2 हैं, दूसरा फैक्टर भी खत्म। तीसरा आपको मैंने बेटा ये बताया कि जितना मेटल के आयन का साइज स्मॉल होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड डेवलप करेगा ड्यू टू द मोर चार्ज डेंसिटी।
जी बेटा, जिस बच्चे ने गलत आंसर दिया था समझ आ गई है या नहीं? जी सर आ गई, मुझे गुड लगा कि बेटा, कैल्शियम ठीक है, थर्ड ग्रुप गुड में बेटा। अच्छा बेटा, अब आ जाए टाइप 2 पर। सर जी बेटा, सर आप कहते हैं जैसे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं सर, ये सिर्फ नॉन मेटल मॉलिक्यूल्स पे सिर्फ बात होगी ना, ये सिंपल जैसे कोवेलेंट ions की भी- मॉलिक्यूल्स, सिर्फ याद रखो सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करनी है आपने। सर मतलब पोलर एंड नॉन पोलर है ना? हाँ जी। अच्छा बेटा, अब आगे चलते हैं। मैं भी अभी मैंने ट्रेंड कराना है बेटा, ये आप लिखेंगे साथ में, ठीक है? कि मैं आपको 5 सर टाइप्स इसका कराऊंगा आंसर तो लिखवा दें, बेटा। जी बेटा, इसका आंसर तो लिखवा दें सर। बेटा इसका आंसर आपने बता दिया ना कि ये जो दो फैक्टर हैं यही इसका आंसर है ना बेटा। आप मैग्नीशियम सोडियम का कह रहे हो या मैग्नीशियम कैल्शियम का कह रहे हो? नहीं, ये मैग्नीशियम सोडियम को जो आपने क्वेश्चन लिखवाया इसकी वर्डिंग। तो आप बता दो बेटा, वर्डिंग खुद लिखो ना, क्या हो गया आपको? स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड इज प्रेजेंट इन केस ऑफ मैग्नीशियम आयन ड्यू टू द मोर चार्ज, ड्यू टू द मोर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द स्मॉल इन आयनिक साइज। ये 3 फैक्टर तो इसका आंसर है, यही तो इसका बेटा आंसर है। ठीक है सर। अब बेटा सेकंड टाइप के क्वेश्चन देखें, ये 5 टाइप्स आपने लाजमी नोट करनी है और उसको याद करना है। इससे फ़ायदा क्या होगा, ये जो मैं आपको 5 टाइप्स करवा रहा हूँ, आपके सामने दुनिया का कोई भी मॉलिक्यूल आएगा फ़ौरन बता देंगे, कोई भी कंपाउंड आएगा फ़ौरन बता देंगे कि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है और उसके पीछे रीज़न क्या है बेटा। तो टाइप 1 तो क्लियर होगी, टाइप 2 पर आ जाए। टाइप 2 बेटा, टाइप 2 जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ, ये अभी हम बहुत ज़्यादा लिमिटेड पढ़ेंगे। उसकी रीज़न ये है कि टाइप 2 के ज़्यादा क्वेश्चन आपको A2 में आते हैं, तो इसलिए इसमें मैं आपको एक सिलेक्टिव सी एग्जांपल करवाता हूँ। आयोनिक कंपाउंड वर्सेस आयोनिक कंपाउंड। बेटा टाइप 2 जो है ना, वो हम इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे। हेडिंग में आपको पहले लिखवा चुका हूँ कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कंपैरिजन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो अब उसमें टाइप 2 है आयोनिक कंपाउंड वर्सेस आयोनिक कंपाउंड। अच्छा बेटा, यहाँ पर वो क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है बच्चों से कि एक्सप्लेन व्हाई NaF has higher melting सर point than सर सर NaCl। सॉरी टू स्टॉप यू, लेकिन जो पिछला वाला आपने क्वेश्चन किया था वो मैग्नीशियम और कैल्शियम वाला, उसमें मैं लेकिन जो कैल्शियम का जो है, मैग्नीशियम का आयोनिक साइज कैसे छोटा हो सकता है कैल्शियम से? बेटा दोनों डिफरेंट पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं। मैग्नीशियम के पास 3 शेल होते हैं, कैल्शियम के पास 4 शेल होते हैं, तो फर्क नहीं आएगा साइज अच्छा, में। ओके सर। अच्छा बेटा, मुझे ये बताएं कि सोडियम फ्लोराइड और सोडियम क्लोराइड ये एक आयोनिक कंपाउंड है ना बेटा, दोनों आयन से मिलके बने हैं। तो वो अगर ये पूछे कि वाई सोडियम फ्लोराइड हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन सोडियम क्लोराइड, तो क्या ये इसका आंसर ठीक होगा कि इन सोडियम फ्लोराइड स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर प्रेजेंट? अगर ठीक नहीं है तो क्यों ठीक नहीं है, मुझे रीजन बताएं। No sir, because these are not molecules. वेल डन बेटा, गुड। क्योंकि बेटा ये But मॉलिक्यूल्स नहीं है बेटा, ये आइंस हैं। दीज आर मेड अप ऑफ आइंस, ये मॉलिक्यूल्स नहीं है। तो जब आपको मैंने कहा है कि IMF की जो आपकी जो फेवरेट टर्म है बेटा बच्चों की, वो आपको मैं बताऊंगा कहाँ पर यूज़ करनी है, लेकिन आयोनिक कंपाउंड के अंदर आपने बिल्कुल IMF का वर्ड यूज़ ही नहीं करना। मुझे ये बताएं, आइंस के दरमियान कौन सी फोर्स होती है भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह दें या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह दें बेटा, दोनों सही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह दें या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह दें, तो आइंस के दरमियान बेटा ये फोर्स होती है। अब आप एक चीज नोट करें कि सर यहाँ आयोनिक बॉन्डिंग, जी बेटा, आयोनिक बॉन्डिंग नहीं होती इनके दरमियान। जी बेटा, आयनिक बॉन्डिंग को ही कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब बेटा यहाँ पर हमने ये देखना है कि सोडियम फ्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, आप देखें ना, इसमें एक चीज तो कॉमन है दोनों में, सोडियम, इसका साइज तो सेम है। बेटा आपको पता है कि चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इनके साइज के ऊपर डिपेंड करती है। सपोज, मुझे पहले आप ये बताइएगा बेटा इधर, और फिजिक्स में आपने ये पढ़ा है मेरा ख्याल है कूलम्स लॉ के अंदर। ये 2 केसेस मैं आपको दे रहा हूं। ये है जी आपके पास
ए बी सर और ये सर, है बेटा यहाँ पर आपके तो- पास सी डी। बेटा मुझे ये बताएं कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये अलहदा केस है बेटा और नीचे वाला अलहदा केस है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी के दरमियान होगी या सी और डी के दरमियान होगी बेटा? ए और बी के दरमियान होगी। ए और बी के दरमियान ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और सी और डी के अंदर? सर यहाँ पर तो नॉन मेटल पार्ट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं प्ले करती रोल। बेटा मेरी बात पहले अब्दुल्ला यासीन जो मैं पूछ रहा हूँ उसका आंसर दो कि ए और बी के दरमियान ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या सी और डी के दरमियान ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? ए और बी सर। क्यों सी और डी में क्यों नहीं है? सर क्योंकि उनका वो एक तो रेडियस भी बीच में जो आयोनिक रेडियस है वो ज़्यादा है। हाँ बेटा, जो देखें जितना, अब आपको यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट पता है कि आयन का साइज जितना, देखें एक तो यहाँ पर -1 है, चार्ज दोनों के ऊपर सेम है, लेकिन डेंसिटी किसके ऊपर ज़्यादा है किसके ऊपर कम है ये बताएं? बी की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है या डी की? सर बी की है। बी की। बेटा देखें डी के अंदर ना, डी के अंदर क्या हो रहा है, जो नीचे है उसमें की जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये बेटा सेपरेट हो गया है इतने बड़े वॉल्यूम के अंदर, ये चार्ज सेपरेट हो गया है, जिसकी वजह से बेटा ये इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करेगा किसको? पॉजिटिव आयन को। लेकिन बेटा यहाँ पर बी के अंदर क्योंकि स्मॉल साइज है, चार्ज सेपरेट नहीं हुआ या कम हुआ है, जिसकी वजह से ये बी को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। तो एक रीजन आप जहन में रखिएगा कि आयंस के साइज, अब बेटा ये बात गौर से सुनिएगा, आयंस के साइज चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आयंस के साइज जितने स्मॉल होंगे उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांगर होगी, उतनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांगर होगी जितना आयन का साइज स्मॉल होगा। ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी बेटा मजे की बात यह है कि वही जो मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ के फैक्टर है वो यहाँ पर भी लगेंगे। कैसे भला? चार्ज ऑन दी आयन, आप देखें चार्ज ऑन दी आयन दोनों के ऊपर सेम है या नहीं? -1 +1 हाँ बेटा चार्ज, जी सर सेम है। चार्ज सेम है, सिर्फ यहां पर आप डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन का फैक्टर नहीं लगाएंगे, उसके अलावा बाकी जो दो मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो दोनों यहां पर लगेंगी। चार्ज दोनों के ऊपर सेम है। साइज पर आ जाएं, जहां पर डिक्रीजिंग द साइज ऑफ आयन होगा वहां पर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो बताएं बेटा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सोडियम फ्लोराइड में या सोडियम क्लोराइड में? सोडियम सोडियम फ्लोराइड में। सोडियम क्लोराइड में या सोडियम फ्लोराइड में? सर फ्लोराइड में। सोडियम फ्लोराइड में। तो आप बेटा यहां पर बताएंगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सोडियम आयन एंड फ्लोराइड आयन, जिसकी वजह से बेटा क्या होगा कि यहां पर आपको मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड, जबकि सोडियम क्लोराइड के अंदर आप बताएंगे कि वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट ड्यू टू द बिगर साइज ऑफ क्लोराइड आयन। अच्छा बेटा अब आपके जहन में, अच्छा एक अब्दुल्ला यासीन आप जो क्वेश्चन पूछ रहे थे आप पूछो बेटा जल्दी से। सर मैं ये कह रहा था यहाँ पर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक रोल नहीं प्ले करेगी क्या? बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रोल प्ले किया जाता है कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर। आपको मैंने जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक पढ़ाया था और वहाँ ये बताया था कि जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाता है दो एटम्स के अंदर तो वो आयोनिक बॉन्ड में शिफ्ट हो जाते हैं। तो अब जब एक दफ़ा आयोनिक बॉन्ड बन गया है तो वहाँ पर फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं आपने डिस्कस करना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आपने स्पेसिफिक कर देना है किसके साथ? कोवेलेंट कंपाउंड के साथ बस। ठीक है सर। अच्छा बेटा अब ये टाइप 2 मैंने आपको करा दिया कि टाइप 2 के अंदर भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का कोई जिक्र नहीं है। अब बेटा टाइप 3, बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपने इसको ना नोट करना है और ये आपको हर उस क्वेश्चन में काम आएंगी जहां पर वो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आपसे पूछेगा। टाइप 3 है बेटा सिंपल मॉलिक्यूल वर्सेस सिंपल मॉलिक्यूल, सिंपल मॉलिक्यूल वर्सेस सिंपल मॉलिक्यूल। अब बेटा आपका फेवरेट आंसर यहां पर आता है बच्चों का। सिंपल मॉलिक्यूल बेटा कौन से कंपाउंड्स हैं जो मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं, आयोनिक या कोवेलेंट? कोवेलेंट यस बेटा ये कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स वो मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं। आयोनिक कंपाउंड किससे मिलके बनते हैं?
हाँ बेटा, आयोनिक कंपाउंड किससे मिलके बनते हैं? सर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। बेटा आयोनिक कंपाउंड्स सर आयन आयन से मिलके बनते हैं बेटा, आयन्स। मैं पार्टिकल्स का नाम पूछना चाह रहा हूँ बेटा, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्यों इस तरह के आंसर दे रहे हैं भाई? आयोनिक कंपाउंड्स किस से मिलके बनेंगे? कौन से पार्टिकल्स होंगे जो आयोनिक कंपाउंड सर बनाएंगे? आपकी आवाज बहुत स्टक हो रही है और देर बाद आ रही है। बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि आयोनिक कंपाउंड्स को कौन से पार्टिकल्स मिलकर बनाते हैं? जी बेटा, सर इलेक्ट्रोस्टैटिक आयोनिक बॉन्ड्स आयोनिक बॉन्ड से बनेंगे। नहीं बेटा, आप लोग गलत सर आंसर दे आपकी रहे हैं। आवाज बहुत आयोनिक बॉन्ड से बेटा जब आपसे ये कहा जाए ना कि वो आयन्स आयोनिक, बनाते हैं, आयन्स बनाते हैं। आपसे जब ये पूछा जाए कि आयोनिक कंपाउंड्स कौन से पार्टिकल से मिलके बनते हैं, तो आप बताएंगे आयोनिक आयन से मिलके बनते हैं, आयन्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स कौन से पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, तो आप बताएंगे मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं। मॉलिक्यूल। तो बेटा अब हमने करना है टाइप 3 सिंपल मॉलिक्यूल वर्सेस सिंपल मॉलिक्यूल। तो अगर सर? यहाँ जी बेटा, सर सिंपल मॉलिक्यूल्स वो वाले होते हैं ना जिनके अंदर लंदन फोर्सेस यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मेन चीज होती हैं। बेटा सिंपल मॉलिक्यूल की निशानी ये है कि इन सिंपल मॉलिक्यूल्स यू हैव अ स्पेसिफिक फार्मूला एंड यू कैन काउंट द नंबर ऑफ एटम्स। आप नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर सकते हैं। क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई वाटर हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन H2S। सर लेकिन मॉलिक्यूल से पता तो लग जाता है ना कि नॉन मेटल्स ही हैं सिर्फ। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, नॉन मेटल्स तो बेटा आयोनिक कंपाउंड में भी हो सकते हैं ना, अमोनियम क्लोराइड, लेकिन वो आयन्स हैं, ये न्यूट्रल है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर क्वेश्चन है कि वाटर जो है वो हायर मेल्टिंग पॉइंट है वाटर का H2S के मुकाबले में। तो पहले आपने बेटा ये देखना है कि ये H2O क्या है, इज इट मेटल, इज इट आयोनिक कंपाउंड या ये कोवेलेंट कंपाउंड, पहले ये आपने सोचना है बेटा, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना। कोवेलेंट कंपाउंड है। और बेटा क्या Non-covalent। इसमें आप नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर सकते हैं? जी सर कर तो सकते ये हैं। बेटा सिंपल मॉलिक्यूल है, ये सिंपल मॉलिक्यूल। सिमिलरली बेटा H2S भी बेटा एक आपका कोवेलेंट मॉलिक्यूल है और सिंपल है। तो अब जब भी सिंपल मॉलिक्यूल में कंपैरिजन होगा तो फिर आप बिल्कुल बेटा ये बताएंगे कि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो इसमें बेटा मैं प्रॉपर आंसर की तरफ नहीं जा रहा, मैं सिर्फ रीजन लिख रहा हूं कि आपने लिखना क्या होगा, कंपेयर दी, क्योंकि मैं अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे चला गया फिर वहां पर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। कंपेयर दी relative strength of IMF। यहां पर बेटा आपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का जिक्र करना है। ये बात बेटा सुन ले गौर से कि जब सिंपल मॉलिक्यूल वर्सेस सिंपल मॉलिक्यूल वो आपसे पूछेगा तो फिर आपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का जिक्र करना होगा। क्लियर है बेटा? और आपको पता है वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बेटा और H2S में परमानेंट डायपोल फोर्स है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इसलिए ज़्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट के इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट हैं। तो बेटा टाइप 3 के बाद टाइप 4 पर आ जाऊं, क्योंकि मैंने अभी ट्रेंड कराना है बेटा आपको, उसके लिए ये सारा काम कर रहा हूँ। जो भी हमने सर H2S में क्या था? बेटा H2S को देखें आप, H2S जो है सर H2S में आपने क्या बताया था? बेटा H2S जो है इसके अंदर परमानेंट डायपोल फोर्स होगी, इस तरीके से देखें, नॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां देखें ये ऐसे है जी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। बेटा आप अपना नेट ठीक करो, मेरा ख्याल है कि मेरे यहाँ पे सिग्नल ठीक आ रहे हैं। अब्दुल्ला यासीन अपना नेट चेक करो बेटा। सर आपकी आवाज नहीं सर आपकी आवाज नहीं आ रही वाकई में। नहीं सर आपकी आवाज नहीं आ रही, मेरे फोन पे दिक्कत है। एक मिनट बेटा, एक मिनट, एक मिनट, फिर मुझे अपनी पोजीशन चेंज करने दे बेटा।
जी बेटा, आप ज़रा चेक कीजिएगा। जी सर ठीक है अभी। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, मैं ये कह रहा था कि स्क्रीन देखें, नज़र आ रही है? जी बेटा, स्क्रीन चेक कीजिएगा, नज़र आ रही है? जी सर। अच्छा, मैं जी- ये कह रहा था जी कि आ रही है अगर सर। दोनों जी आ सिंपल रही है। कोवेलेंट मॉलिक्यूल आ जाएं, दोनों सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल हो, तो फिर आपने ये कंसिडर कर लेना है कि अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बेस पर आपने आंसर देना है। तो वाटर और H2S दोनों सिंपल कोवेलेंट थे, तो H2S में आप बताएंगे जी कि परमानेंट डायपोल फोर्स प्रेजेंट होती है। वाटर के अंदर बेटा आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट, तो इस वजह से वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बेटा ज़्यादा होगा। बेटा नेक्स्ट टाइप पर अब चलें, टाइप नंबर 4। जी बेटा, जी सर। टाइप 4। बेटा टाइप 4 के जो क्वेश्चन हैं, टाइप 4, इसमें आपसे आयोनिक कंपाउंड वर्सेस सिंपल मॉलिक्यूल पूछ सकता है बेटा। एक आयोनिक कंपाउंड दे देगा और बेटा दूसरा सिंपल मॉलिक्यूल दे देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसका क्वेश्चन बताता हूँ कैसे वो पूछ सकता है। एक्सप्लेन वाई NaCl has higher melting point than water। अब बेटा आपने करना क्या यहाँ पर, रीज़न मैं आपको पहले बताता हूँ कि आपने किस चीज़ को कंपेयर करना होगा। बेटा आपको पता है कि NaCl के अंदर क्या होता है बेटा, NaCl किससे मिलके बना हुआ है, इसके स्ट्रक्चर पर गौर करें। सर आयन से। आयन से मिलके बना है, तो इसमें कौन सी फोर्स होगी भाई, इसमें सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। और बेटा वाटर के बारे में बताएं कि वाटर के जो है ये कौन सा मॉलिक्यूल है, इसका स्ट्रक्चर पे गौर करेंगे, आयोनिक है या सिंपल सर ये कोवेलेंट? कोवेलेंट सिंपल कोवेलेंट। और बेटा सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान कौन सी फोर्स होती है? इंटरमॉलिक्यूलर। हाँ, इंटरमॉलिक्यूलर। तो बेटा आपने अब यहाँ पर क्या रीज़न, किसको कंपेयर करना होगा? आपने कंपेयर करना होगा बेटा आयोनिक बॉन्ड को। कंपेयर दी आयोनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ किसके साथ बेटा? विद वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो आपका आंसर मैं भी बता देता हूँ, आप बताएंगे ये कि इन NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ सर आपकी अट्रैक्शन। आवाज कट रही है। आवाज नहीं आ रही सही। आपकी आवाज सर कट आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। बेटा ये एक मिनट, क्या कह रहे हैं नेट का? चलिए बेटा देखते हैं क्या पता अभी थोड़ी देर तक खुद क्लियर हो जाए आवाज़। बेटा मुझे ज़रा इसका आंसर बताएं, चलें आप लोग क्या लिखेंगे अगर वो कहते हैं जी कि वाई NaCl हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन वाटर? So NaCl is an ionic compound with strong ion, whereas water is a simple molecule with weak intermolecular forces. ठीक है बेटा। तो बेटा अब आपने लास्ट है बेटा, लास्ट टाइप वो मैं आपको बता देता हूँ, टाइप 5। बेटा ये 5 टाइप्स अगर आपने याद कर ली तो आपको इंशाल्लाह मेल्टिंग पॉइंट वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा। जॉइंट मॉलिक्यूल वर्सेस सिंपल मॉलिक्यूल बेटा, जॉइंट मॉलिक्यूल वर्सेस सिंपल मॉलिक्यूल। बेटा फिर आवाज नहीं आ रही मेरी? नहीं सर आ रही है। अच्छा अब बेटा यहाँ पर ये क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे कि एक्सप्लेन वाई SiO2 हैज़ a higher melting point than water। अब बेटा आपने ओ लेवल्स में भी जॉइंट मॉलिक्यूल्स पढ़े थे, आपको पता है बेटा जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ना, कोवेलेंट कंपाउंड्स ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक सिंपल होते हैं
और एक जाइंट होते हैं। सिंपल बेटा आप उनको कहते हैं जिनका कोई स्पेसिफिक फार्मूला हो, जैसे H2O, सर आपकी आवाज कट रही है। C6H12। बेटा अगर आवाज़ कट रही है तो आप बीच में बेटा इसकी फिर रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बस ये लास्ट चीज़ सुन ले फिर हम क्लास ख़त्म कर देते हैं। लेकिन सर रिकॉर्डिंग के अंदर भी जो है ना वो नहीं बेटा, समझ रिकॉर्डिंग नहीं के अंदर आती। आवाज़ नहीं रिकॉर्डिंग कटेगी, किसी तरह रिकॉर्डिंग में कटती है। आवाज़ नहीं कटेगी बेटा, क्योंकि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, वो उसको लैपटॉप रिकॉर्ड कर रहा है, उसमें आवाज़ नहीं कटेगी। बेटा सिंपल मॉलिक्यूल आप उन मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं कि जिनमें नंबर ऑफ एटम्स आप काउंट कर सकते हैं, जिस तरह के ग्लूकोज, वाटर, HCl। आप बता सकते हैं इसमें 6 कार्बन के एटम हैं, 12 हाइड्रोजन के एटम हैं, 6 ऑक्सीजन के एटम हैं। जाइंट बेटा स्ट्रक्चर वो होते हैं जिनमें आप नंबर ऑफ एटम्स काउंट नहीं कर सकते, जिस तरह के डायमंड, जिस तरह के बेटा सैंड, जिसको आप सिलिका बोलते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए सर, यहाँ पर लैटिस स्ट्रक्चर की बात आती है कि नंबर ऑफ इसलिए होगा ना क्योंकि SiO2 में सारे। हाँ बेटा, अब आप देखें ओ लेवल्स के अंदर आपने SiO2 का स्ट्रक्चर बेटा देखा था ऐसे। बेटा SiO2 के स्ट्रक्चर में याद रखेंगे ये जो बेटा जाइंट मॉलिक्यूल होते हैं ना, जाइंट, ये एक ही बड़ा मॉलिक्यूल होता है। जिस तरह डायमंड जो है ना बेटा, डायमंड वो आपके जो हाथ में आपके पास सपोज एक डायमंड है तो वो आप उसको एक ही मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे। वो डायमंड अगर बड़े साइज़ का है तो आप बताएंगे कि वो बिगर मॉलिक्यूल है, और अगर डायमंड बेटा स्मॉल साइज़ का है तो आप कहेंगे कि ये स्मॉल मॉलिक्यूल है डायमंड का, लेकिन वो मॉलिक्यूल एक ही कंसीडर करेंगे। याद रखिएगा कि जाइंट मॉलिक्यूल के अंदर आपके पास बेटा क्या रखा है? जाइंट मॉलिक्यूल के अंदर आपके पास स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। क्या रखा है? जाइंट मॉलिक्यूल के अंदर आपके पास स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। सर ये आपने डायमंड सैंडी लिखा है? जबकि बेटा जो वीक जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, उनके दरमियान वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। मैं आपको जल्दी से एक इसकी बेटा डायग्राम दिखाता हूँ। सर जाइंट मॉलिक्यूल में तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती ही नहीं है ना, उसमें वो ग्रेफाइट बेटा, ग्रेफाइट एक एक्सेप्शनल केस है, उसमें होती हैं, लेकिन जनरली जाइंट में नहीं होती इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक्सेप्ट ग्रेफाइट। बेटा मैं आपको डायमंड का जरा स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, ये जरा देखिएगा इधर से। बेटा ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है डायमंड का स्ट्रक्चर? जी बेटा। बेटा इसमें बताएं कि ये जो डायमंड का आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये इसमें आपको जो ग्रीन एटम्स हैं इनके दरमियान ये कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे बेटा? जी बेटा देख रहे हैं सर। बेटा अगर आपने डायमंड को मेल्ट करना है ना तो यू नीड टू ब्रेक दीज कोवेलेंट बॉन्ड्स। आपको ये कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक करने होंगे तब आपका डायमंड मेल्ट होगा, ठीक है? तो अगर जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स को आपने मेल्ट करना है या बॉयल करना है बेटा, तो आप क्या लिख कर आएंगे एग्जाम में? क्या चीज़ आपको ब्रेक करनी होगी जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर को मेल्ट करने के लिए? स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरीके से बेटा इसकी लैटिस स्ट्रक्चर बेटा इसी तरीके से आप ज़रा ये इसका देख लें, ये जो हमारे पास यहाँ पर तो सर यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड और वीक कोवेलेंट बॉन्ड बोला करेंगे? नहीं, मैं जाइंट का बता रहा हूँ बेटा। अभी जाइंट में आप बताएंगे कि स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स। सिंपल की बात कर रहा हूँ बेटा सिंपल का मैं भी बता रहा हूँ आपको, अभी पहले जॉइंट का तो देख लें। SiO2 का स्ट्रक्चर बेटा देखिएगा, SiO2 का स्ट्रक्चर ये बेटा देखें कि ये है SiO2 का स्ट्रक्चर जो भी आपके सामने बेटा ये देखेंगे इधर, ये बेटा SiO2 का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है? जी बेटा बताइएगा, SiO2 का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है बेटा?
अब बेटा यहाँ पर ये जो SiO2 का स्ट्रक्चर है, जी अगर सर। आपने इसको मेल्ट करना है तो आपको क्या चीज़ ब्रेक करनी पड़ेगी? सर इसके स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स। स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो बेटा एक चीज़ तो आपने यहाँ से याद कर लेनी है कि जब भी जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर आपके सामने आएगा, जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर, तो आपने जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर के अंदर ये लिखना है कि स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। अच्छा, तो मैं यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ कि जो जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर है, एक मिनट बेटा, एक मिनट सिर्फ, जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर के अंदर जैसा कि SiO2 और डायमंड और ग्रेफाइट, आपको क्या करना होता है? यू नीड टू ब्रेक स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन बेटा अगर आपसे वो सिंपल का कहे तो देखें, वाटर को ही दे लें, वाटर एक सिंपल मॉलिक्यूल है, और वाटर को जब आप बॉयल करते हैं तो बेटा वाटर को जब आप बॉयल करते हैं तो आप उसके कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करते हैं या उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक करते हैं? शाबाश बताएं जी बेटा। हाँ जी बेटा बताइएगा। वाटर IMF ब्रेक करता है सर। IMF ब्रेक करते हैं। तो बेटा अब जॉइंट कोवेलेंट के अंदर तो आपने बता दिया कि यू नीड टू ब्रेक कोवेलेंट बॉन्ड, जबकि इन सिंपल कोवेलेंट you need to break weak intermolecular forces। ठीक है जी। जी बेटा ये 5 टाइप्स आपको समझ आई हैं? पहले ये बताएं। जी सर। अच्छा बेटा, अब अगर ये 5 टाइप्स समझ आ गई हैं तो उसके बाद मैंने नेक्स्ट ट्रेंड आपको बताना था बेटा। ये 5 टाइप्स का समझाना पहले लाजमी था, ताकि आपको अब नेक्स्ट जो ट्रेंड है, लास्ट ट्रेंड है, उसके बाद हम क्लास ख़त्म कर देंगे। बेटा ये है हमारे पास थर्ड पीरियड के अंदर ही हमने देखना है मेल्टिंग पॉइंट, पैटर्न ऑफ मेल्टिंग पॉइंट जी। तो अब आप देखेंगे जी ट्रेंड ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। जी बेटा सर पिछला पेज दिखा जरा। ये बेटा सही चैप्टर खत्म हो गया? नहीं बेटा चैप्टर नहीं है, इतनी जल्दी तो खत्म नहीं होगा ना, इस पे भी काम करना है काफ़ी। अच्छा। अभी तो 3-4 दिन लगेंगे इस पे। अच्छा बेटा अब हमारा नेक्स्ट जो ट्रेंड है, ट्रेंड ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। इन थर्ड पीरियड और सेकंड पीरियड सेम होगा ट्रेंड। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। बेटा आपने बताना है मेल्टिंग पॉइंट। अभी हमने ये 5 केस डिस्कस किए हैं, अब आप लोग ज़रा गौर से बेटा देखेंगे। पहले सोडियम और मैग्नीशियम को कंपेयर करें बेटा। सोडियम और मैग्नीशियम को मेल्ट करना है बेटा, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए? शाबाश। सर मैग्नीशियम का ज़्यादा होना चाहिए। कैसे पता चला भाई? फिर उसमें स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्ड है। वेल डन बेटा। मैं इसका साथ में पहले ग्राफ बना लेता हूँ। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और यहाँ पर है बेटा मेल्टिंग पॉइंट।
अच्छा बेटा ये है जी, देखिएगा इधर, पहले तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं जी कि आपने कहा है कि सोडियम और मैग्नीशियम में मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्या इसकी रीज़न है, क्यों क्यों ज़्यादा होगा? स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्ड। यस, आप बताएंगे जी। यहाँ पर ये Mg2+ होता है, ये Na+1, मतलब जब इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे ना बेटा, जब आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो मेटल का स्ट्रक्चर इस तरह होगा, सोडियम मेटल का, ये +1, ये +1, ये +1 और बीच में डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम का जब आप देखेंगे बेटा, तो मैग्नीशियम के अंदर जो आयन्स होंगे वो 2+, 2+, 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन। और एल्यूमिनियम का जब आप बेटा स्ट्रक्चर देखेंगे मेटल का, तो उसमें चार्ज 3+ होगा और 3 डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इन तीनों में से मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होना चाहिए? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का सबसे ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड इज प्रेजेंट। तो आप यहाँ लिख दे देंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड इज प्रेजेंट। और मेटेलिक बॉन्ड की मैंने आपको बेटा पीछे वो बता दिए रीजंस, कौन कौन सी रीज़न है। सिलिकॉन का एक्स्ट्रा यहाँ पर ऑर्डिनरी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है सिलिकॉन का, इसकी क्या रीज़न है? सर ये सर इसकी +4 है। क्या चीज़ है इसकी? ओ नहीं, ये कोवेलेंट है सर। जॉइंट कोवेलेंट। हाँ बेटा देखें, जो ग्रुप 4 होती है ना, ग्रुप 4, जिस तरह डायमंड है, कार्बन, वो भी जॉइंट स्ट्रक्चर बनाता है। इसी तरीके से जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन का स्ट्रक्चर बिल्कुल डायमंड की तरह होता है कि एक सिलिकॉन 4 सिलिकॉन एटम से कनेक्ट होता है। फिर बेटा आगे एक सिलिकॉन फर्दर आगे कनेक्ट होता जाएगा। तो जो सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है बिल्कुल डायमंड की तरह है। तो अगर आपने इस सिलिकॉन को मेल्ट करना है तो आपको क्या चीज़ ब्रेक करनी पड़ेगी? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड? स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। इसकी वजह से बेटा, इसकी वजह से जो इसका मेल्टिंग पॉइंट आपको मिल रहा है यहाँ पर, वो टॉप पे आ रहा है, हाईएस्ट है। देखिए अपने पूरे पीरियड में। तो यहाँ तक तो बेटा बात क्लियर है। लेकिन यहाँ पर आ जाएं अब, ये जो हमारे पास है, ये देखिए नॉन मेटल्स हैं। क्या है ये? सिलिकॉन तो सेमी मेटल है ना बेटा, सिलिकॉन। देखिए मेरी बात सुने, फर्स्ट 3 जो है ना, ये मेटल्स आ गए। मेटल्स के अंदर तो आपको स्ट्रेंथ पता थी कि चार्ज ऑन आइन, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन और साइज ऑफ आइन। ग्रुप 4 का एक्स्ट्रा बेटा ये एक आपने याद रखना है कि ग्रुप 4 जो होते हैं ये कोवेलेंट, जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हैं। अब आगे हैं आप नॉन मेटल्स के ऊपर। यहाँ से सारे बेटा नॉन मेटल स्टार्ट हो रहे हैं। कहाँ से? फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। तो अब आप ज़रा इनके मॉलिक्यूल्स के बारे में सोचें जी। फास्फोरस के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है जी? केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ चुके हैं, P4, वेल डन। सल्फर के मॉलिक्यूल का क्या फॉर्मूला है? S8। क्लोरीन का क्या फॉर्मूला है? Cl2। और आर्गन है Ar। बेटा ये सिंपल मॉलिक्यूल है या जॉइंट है? बताएं जरा, नंबर ऑफ एटम्स काउंटेबल है या नहीं है? ये सिंपल है सर, सिंपल है सारे बेटा। तो ये सिंपल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, अभी क्या बताया मैंने आपको कि 2 सिंपल मॉलिक्यूल के अंदर कौन सी फोर्सेज होंगी? IMF होंगी बेटा। तो ये बात तो अब तय होगी है कि इसमें है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्गर किधर होगी, वीकर कहाँ पर होगी। तो बेटा ये बताएं कि ये पोलर मॉलिक्यूल है या नॉन पोलर हैं सारे? P4 एक जैसे एटम, नॉन पोलर। लंडन फोर्सेस आर प्रेजेंट। और बेटा अब ये भी बता दें कि लंदन फोर्सेस जो हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती हैं। ज़रा अब आप इस तरह करें कि P4 बेटा, एक फास्फोरस के पास ना 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं। P4 के पास कितने होंगे? 15 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 60। जी सर। बेटा एक सल्फर के पास 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो S8 के पास कितने होंगे बेटा इलेक्ट्रॉन्स? 16 8 जा सर 128 मेरे ख्याल से। ठीक है बेटा, एक क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये Cl2 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 35। और बेटा आर्गन के पास 18 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि जो वेंडरवाल फोर्स है या जो लंदन फोर्स है, इसकी स्ट्रेंथ जो है ना, स्ट्रेंथ वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उसकी वेंडरवाल फोर्स भी ज़्यादा होगी, और जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होंगे उसकी वेंडरवाल फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो भी कम होगी। और ये वेंडरवाल फोर्स हम कहाँ पर स्टडी करेंगे? जहाँ पर नॉन पोलर मॉलिक्यूल आ जाएंगे, जिस तरह यहाँ पर बेटा ग्रुप 5 से ऑनवर्ड ये हम एलिमेंट्स को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, ये वेंडरवाल फोर्सेज यहाँ पर सेम मॉलिक्यूल्स के दरमियान हम देख रहे हैं, फास्फोरस के दरमियान, सल्फर के दरमियान। तो बेटा इस बेस पर ज़रा मुझे बताएं
कि P4S8Cl सर एंड आर्गोन किसके पास इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है? सर क्लोरीन की जो वैन डर वाल्स फोर्स होगी वो आर्गन के वैन डर वाल्स फोर्स के तकरीबन डबल होगी ना, क्योंकि क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, आर्गन क्लोरीन के 2 एटम हैं। बेटा हमने यहाँ पर डबल और इसको नहीं बताया, हमने सिर्फ बताना है हाई किसकी और लो किसकी है बेटा, सिर्फ आप ये यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है? अगर हम एग्जैक्ट हाँ अब बेटा देखिए, सबसे अगर आप इन 4 मॉलिक्यूल्स में देखें तो सल्फर के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा हैं, तो इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं सल्फर बेटा इनमें ज़्यादा है। सल्फर के बाद बेटा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो फास्फोरस के पास हैं, तो इसलिए बेटा ये फास्फोरस यहाँ पर आ रहा है। और क्लोरीन के बेटा 35 हैं, आर्गोन से ज़्यादा होगी और आर्गोन की सबसे कम आ रही है। तो बेटा यहाँ तक आज हम करते हैं। 3 ट्रेंड मैंने आपको आज कराए हैं बस। सर एक क्वेश्चन है सर। जी बेटा। सर ये जो सिलिकॉन है सर, ये जायंट कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इसके स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होंगे अगर जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर है सर, क्या ये मेटालिक बॉन्ड को भी एक्सक्लूड कर देंगे? बेटा जहरी बात है, आप देख नहीं रहे यहाँ पर कि सिलिकॉन और मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट में कितना ज़्यादा फ़र्क है। ये ग्राफ आपको यही बता रहा है कि सिलिकॉन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आपके मेटल से ज़्यादा है। मेटल का आपको ये किसने कह दिया कि मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है? वो तो ज़्यादा होती है जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं। सोडियम पता है कितने टेम्परेचर पर मेल्ट होता है? 98 डिग्री पर। तो ये क्या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है? अच्छा, तो सर ये मेन रीज़न यहाँ पे ये होगा ना कि उसका जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर है। जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर है बेटा। इसी ग्राफ से बस हम लास्ट चीज़ डिस्कस करके क्लास ख़त्म करते हैं। अगर मैं आपसे कंडक्टिविटी का पूछूं बेटा, कंडक्टिविटी देखें, कंडक्टिविटी हम सिर्फ मेटल्स में देखेंगे। आपके ख्याल में सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम सबसे अच्छा कंडक्टर कौन होगा इसमें से? सर एल्यूमिनियम को होना चाहिए। वेल डन बेटा। याद रखिएगा जो कंडक्टिविटी है ना, कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बेटा। तो जिस मेटल के पास डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा अच्छा कंडक्टर होगा। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम में, क्योंकि आगे सिलिकॉन तो सेमी कंडक्टर है बेटा, वो तो कंडक्टिविटी उसके आगे कम ही होगी। और फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इनमें आप कंडक्टिविटी डिस्कस ही नहीं करते कि ये सब नॉन मेटल्स हैं। तो कंडक्टिविटी आप सिर्फ देखेंगे मेटल्स के अंदर। तो मेटल्स के पास जितने डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वो उतना अच्छा कंडक्टर होगा। तो बेटा